बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गाइस हम चैप्टर नंबर 4 जो है उसको हमने कंटिन्यू करना है आज। और उसमें सॉलिड जो है उसमें जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो है क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल जो है या क्रिस्टलाइन सॉलिड हम पहले पढ़ चुके हैं। थोड़ा सा अगर हम रिकॉल करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऐसे सॉलिड्स होते हैं जिसमें जो उसकी शेप है सॉलिड की वो डेफिनेट होती है। डेफिनेट का मतलब ये होता है कि उसकी शेप फिक्स होती है। तो जो पार्टिकल्स होंगे, अब पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? पार्टिकल्स में भी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। तो पार्टिकल्स जो हैं वो एटम्स भी हो सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। इस डायग्राम के अंदर आपको ये जो डॉट्स नज़र आ रहे हैं लाइट ब्लू कलर के, दिस इज़ पार्टिकल्स। ठीक है, यानी कि इसी जगह पे कोई आयन आ सकता है, कोई एटम आ सकता है या कोई मॉलिक्यूल आ सकता है। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनमें इन पार्टिकल्स की पोजीशन क्या होती है? डेफिनेट। डेफिनेट का मतलब होता है फिक्स पोजीशन होती है। और यही जो पोजीशंस होती हैं ये इनकी रिपीट होती रहती हैं और पूरा जो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है वो बन जाता है। जो पोजीशंस ये पार्टिकल्स ऑक्यूपाई करते हैं उन पोजीशंस को हम कहते हैं लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइड्स का नाम दिया जाता है। ठीक है, डॉट्स जो हैं ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? पार्टिकल्स को। इनकी जो पोजीशन है इसको हम क्या नाम देते हैं? लैटिस पॉइंट्स या लैटिस साइड्स का नाम देते हैं। अब जो इनकी अरेंजमेंट बनेगी 3 डायमेंशन में इन पार्टिकल्स की, उस अरेंजमेंट को हम क्या नाम देते हैं? क्रिस्टल लैटिस और क्रिस्टल स्पेस लैटिस का नाम देते हैं। तो इसको डिफाइन किस तरह से करेंगे? क्रिस्टल लैटिस जो है इट इज़ एन अरे ऑफ पॉइंट्स। पॉइंट्स मींस कि पॉइंट्स हमने किसको नाम दिया है? वो पोजीशंस हैं पार्टिकल्स की। अरे किसको बोल रहे हैं? अरेंजमेंट से वर्ड आ रहा है। ठीक है, तो क्रिस्टल लैटिस क्या है? इट इज़ एन अरे ऑफ पॉइंट्स रिप्रेजेंटिंग एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स ऑफ अ क्रिस्टल एंड दे आर अरेंज्ड एट डिफरेंट साइड्स इन 3 डायमेंशनल स्पेस। साइड्स तो डिफरेंट होंगी लेकिन वो डेफिनेट होंगी, मतलब वो फिक्स पोजीशंस पर होंगी। तो इस अरेंजमेंट से जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है उसके बाद जो हमारे पास स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसको हम क्या नाम देंगे? क्रिस्टल लैटिस का नाम देंगे। ठीक हो गया। फिर हमारे पास आता है यूनिट सेल। यूनिट सेल जो है ये हिस्सा होता है क्रिस्टल लैटिस का। यानी ये जो क्रिस्टल लैटिस हमारे सामने बना हुआ है इसका वो स्मॉल पार्ट जो पूरे क्रिस्टल की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा वो स्मॉल पार्ट क्या कहलाएगा? यूनिट सेल। इसकी एग्जांपल बहुत सिंपल्स मैं आपको देने जा रही हूँ कि जैसे आप देख लें कि अगर कोई रूम है उसकी एक दीवार कंसीडर करनी है आपने। ठीक है, उस दीवार की को बनाने के लिए क्या चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं? ईंटें इस्तेमाल की गई हैं। अब आपको पता है कि हर ईंट की शक्ल जो है वो एक दूसरे के साथ मैच करती है। सेम कॉर्नर्स होते हैं, सेम एजेस होते हैं, सेम साइड्स होती हैं। तो अगर हम बजाय इसके कि हम पूरी दीवार की प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, दीवार आप को रिलेट करना है हमने किसी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के साथ, बजाय इसके कि हम पूरी उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ें, हम एक जो ईंट है जो उसका स्मॉल पार्ट है उसको अगर हम पढ़ लें तो हमें सारी जो पूरी वॉल है उसकी प्रॉपर्टीज़ पता चल जाएंगी। ठीक है, क्योंकि वो बनी हुई किस चीज़ से? वो यूनिट सेल, वो स्मॉल पार्ट जिससे वो बन रही है, बार बार वही पार्ट रिपीट होता जा रहा है तो इंटायर वॉल खड़ी हो गई है, इंटायर वॉल बन गई है। तो वो यूनिट क्या है? वो ब्रिक है, ईंट है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा उसमें भी ऐसे ही होगा। एक स्मॉल पार्ट होगा वो बार बार रिपीट होता जाएगा तो एक लार्ज स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। अब वो स्मॉल पार्ट जो पूरे क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर की प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होगा और बार बार उसके रिपीट होने से इंटायर स्ट्रक्चर बन जाएगा, वो स्मॉल पार्ट क्या कहलाएगा? यूनिट सेल कहलाएगा। ठीक है, तो यूनिट सेल जो है उसके अंदर सारी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होती हैं किसकी? इंटायर क्रिस्टल की। यूनिट सेल जो है उसको हम स्मॉलेस्ट ब्लॉक का नाम भी दे सकते हैं या ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम भी दे सकते हैं। और इसी को अगर हम 3 डायमेंशन में रिपीट करें तो पूरा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है। अब ये जो हमारे पास यूनिट सेल है इसकी कुछ डायमेंशंस हैं जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो साइड्स होती हैं और कुछ उसके जो है ना एंगल्स होते हैं। जो हमारे पास यूनिट सेल की लेंथ्स होती हैं उसको हम स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c से रिप्रेजेंट करते हैं। और इसके जो एंगल्स होते हैं जिसको हम यूनिट सेल एंगल्स का नाम देते हैं उनको हम अल्फ़ा, बीटा एंड गैमा के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो कितने टोटल पैरामीटर्स हो गए? 6। कैसे 6 हुए हैं? 3 लेंथ्स हैं
और 3 इसके अंदर एंगल्स हैं। ठीक हो गया। तो हमारे पास ये टोटल कितने पैरामीटर्स बन जाएंगे, 6 पैरामीटर्स हैं। इन 6 पैरामीटर्स को हम क्या नाम देते हैं, दीज 6 पैरामीटर्स आर कॉल्ड यूनिट सेल डायमेंशंस और क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। 3 sides which are represented by A, B and C and 3 angles which are unit cell angles, they are represented by A, alpha, beta and gamma। ठीक हो गया। अब यहाँ पे कुछ जो है ना चीज़ें फ़िक्स कर दी गई हैं, स्टैंडर्ड उनको मान लिया गया है, और वो क्या है कि जो एंगल होगा अल्फ़ा, ये कौन सी 2 साइड्स के दरमियान का एंगल है, लेंथ बी एंड लेंथ सी। आप ये जो लेंथ ए बी एंड सी है ना, ये आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी यूनिट सेल में किसी भी लाइन को बोल सकते हैं, किसी भी साइड को बोल सकते हैं, लेकिन जो एंगल्स होंगे वो फिक्स होंगे। वो आपने किस रेफरेंस से बताने होते हैं, वो लेंथ्स के रेफरेंस से बताने होते हैं। लेंथ आप कोई से भी चूज़ कर सकते हैं, ए बी सी कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है या जेड एक्सिस है, किसी भी एक्सिस को आप ए कह सकते हैं, किसी भी एक्सिस को आप बी कह सकते हैं और किसी भी एक्सिस को आप सी कह सकते हैं। लेकिन जो एंगल्स होंगे वो आपने अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलने, वो आपने लेंथ्स के अकॉर्डिंगली बोलने। यानी पहले आप लेंथ स्पेसिफाई करेंगे कि ये वाली जो लाइन है ये ए को रिप्रेजेंट कर रही है यूनिट सेल की, या बी को रिप्रेजेंट कर रही है, या सी को। ठीक है, फिर एंगल्स जो है वो उसके अकॉर्डिंगली होंगे। तो अल्फ़ा एंगल जो है वो कौन सी लेंथ्स के दरमियान वाले एंगल को बोलेंगे, लेंथ बी एंड लेंथ सी के दरमियान का जो एंगल होगा उसको हम क्या नाम देंगे, अल्फ़ा। अब ये देखें आपके सामने एक जो है ना क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स रिप्रेजेंट हुए हैं। ये एक आपके पास यूनिट सेल की डायग्राम है। इसमें ये देखें ये पॉइंट्स हैं, लैटिस पॉइंट्स जिनको हम नाम दिया था, और ये स्मॉल स्ट्रक्चर है। इसी को अगर हम 3 डायमेंशन में रिपीट करेंगे तो पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनेगा, इसलिए हमने इसको क्या नाम दे दिया, यूनिट सेल। अब आपको डिफरेंट तरह के यहाँ पे लेटर्स नज़र आ रहे हैं। देखिए ये जो लाइन है पूरी, ये जो अलॉन्ग एक्स एक्सिस चल रही है, इसको हम नाम देंगे ए। अब इसी तरह से ये वाली लाइन भी चल रही है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितनी भी लाइंस हैं उन सबको यहाँ पर क्या नाम दे दिया हुआ है, ए से रिप्रेजेंट कर दिया है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारी वर्टिकल लाइंस हैं जो हमारी अलोंग वाई एक्सिस चल रही हैं, देखिए ये वाली जो लाइन जा रही है अलोंग वाई एक्सिस को हम नाम देंगे, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल बी के साथ। और ये वाली जो लाइन है जो अलोंग जेड एक्सिस चल रही है, इसको हम नाम देंगे सी। ठीक है, तो दिस इज़ अलोंग एक्स एक्सिस, तो इसको हमने नाम दे दिया ए। अब देखिए बी लेंथ है और सी लेंथ है, इसके दरमियान ये वाला एंगल आ रहा है, दिस एंगल इज़ नोन एज अल्फ़ा। इस तरह से लेंथ बी और ए के दरमियान जो एंगल आएगा दैट विल बी गैमा, और लेंथ ये है सी और ये लेंथ है ए, इन दोनों के दरमियान का जो एंगल है दैट इज़ नोन एज बीटा। तो ये लेंथ्स पे की डायमेंशन पे, डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि अल्फ़ा बीटा गैमा कहाँ पर होंगे। ए बी एंड सी आप किसी भी साइड को बोल सकते हैं। अगर आप ए बी सी जो अभी करंट पोजीशन है इसको अगर हम चेंज करेंगे तो डेफिनेटली अल्फ़ा बीटा गैमा की पोजीशन जो है वो भी चेंज हो जाएंगी। ठीक हो गया। इन 6 सेल, अच्छा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर यूनिट सेल डायमेंशंस और व्हाट आर क्रिस्टलोग्राफिक एलिमेंट्स। तो यहाँ से हमारा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एक बन जाता है, तो वो आपने एक साथ में बता देना है, इस डायग्राम के साथ इसको एक्सप्लेन कर देना है। फिर हमारी है क्रिस्टल्स और उसकी जो क्लासिफिकेशन है, अगर हम वो देखें तो हम अपने क्रिस्टल सेल्स को अपनी डायमेंशंस के अकॉर्डिंगली हमने इसको डिफरेंट तरह के क्रिस्टल सिस्टम में डिवाइड किया हुआ है। और कितने क्रिस्टल सिस्टम बनाए हुए, 7। ठीक है, सबसे पहले है क्यूबिक सिस्टम, और क्यूबिक सिस्टम जो है इसमें हमारे पास जितने 3 साइड्स और 3 जो एंगल्स होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, 3 एक्सिस ऑफ इक्वल लेंथ होते हैं और दे आर राइट एंगल्स टू वन अनदर। अभी जो मैंने ये स्ट्रक्चर दिखाया ये आपके पास क्यूबिक सेल ही है। ठीक है, कि तीनों साइड्स एक जैसी हैं, कोई लंबी छोटी नहीं होगी, जितनी ए की लेंथ होगी उतनी बी साइड की लेंथ है, उतनी ही सी साइड की लेंथ है, और एंगल्स भी सारे क्या हैं, एक जैसे हैं, यानी 90 डिग्री के एंगल हैं। तो 3 साइड्स भी इक्वल हैं, 3 जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको हम क्या नाम देते हैं, क्यूबिक सिस्टम का नाम देते हैं। ठीक हो गया। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है टेट्रागोनल सिस्टम। टेट्रागोनल सिस्टम में क्या होता है कि जो 2 एक्सिस होते हैं हमारे पास दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, लेकिन जो 3rd एक्सिस होता है वो या तो छोटा होता है या बड़ा हो जाता है बाकी 2 की निस्बत। ये आपको टेट्रागोनल सिस्टम नज़र आ रहा है। 2 साइड्स की लेंथ एक जैसी होगी और तीसरी साइड की लेंथ या तो बड़ी होगी इन दोनों के मुकाबले में या छोटी होगी। एंगल सबके जो हैं वो 90 डिग्री ही होता है। 3rd आती है ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक में क्या
होगा कि तीनों साइड्स एक जैसी नहीं होंगी, ठीक है, उनकी लेंथ जो है वो एक जैसे मैच नहीं कर रही होगी, और ये सब के सब जो है एंगल जो है इनका वो वही होगा, सेम होगा 90 डिग्री के एंगल पर ही इनके दरमियान में जो एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री का होगा। फिर आता है मोनोक्लिनिक। मोनोक्लिनिक में क्या होता है कि तीनों साइड्स जो हैं वो तो अनइक्वल हैं ही, साथ में जो दो इसके जो एंगल्स हैं वो तो राइट एंगल होंगे, लेकिन जो थर्ड एंगल होगा वो ग्रेटर दैन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी एक एंगल भी अब चेंज हो गया है, तीनों साइड्स भी चेंज है और एक एंगल भी इसके अंदर क्या है, चेंज हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सिस्टम आ रहा है हेक्सागोनल सिस्टम। हेक्सागोनल सिस्टम में क्या होता है कि जो हमारे दो एक्सिस हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है और एक ही प्लेन में होते हैं और इनके दरमियान में एंगल 120 डिग्री का होता है। ये एंगल ज़रूर याद रखना है आपने, कहीं पे पर्टिकुलर एंगल की वैल्यू आ गई है तो आपने ज़रूर मेंशन करनी है। जो थर्ड एक्सिस होता है वो डिफरेंट होगा, उसकी लेंथ डिफरेंट होगी बाकी दोनों के मुकाबले में। बॉन्ड एंगल आपने याद रखना है वो कितना होगा, यहाँ पे 120 का हेक्सागोनल सिस्टम के अंदर। फिर आता है रोम्बोहेड्रल सिस्टम और ट्राइगोनल सिस्टम। ऑल द थ्री एक्सिस जो हैं दे आर ऑफ इक्वल लेंथ, उनकी लेंथ जो है वो एक जैसी होगी और ये सेम वही लेंथ है जो हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर के अंदर देखी थी। साथ में जो एंगल्स होंगे वो एक जैसे नहीं होंगे बल्कि वो दो मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं या दो वैल्यूज़ के दरमियान में लाए कर रहे होंगे, एक है 90 डिग्री और दूसरी है 120 डिग्री। एंगल इनके दरमियान में लाए कर होंगे या एंगल 90 से बड़ा होगा या 120 से छोटा होगा, तो बॉन्ड एंगल जो है वो डिफरेंट हो गया। लास्ट में आता है ट्राइक्लिनिक। ट्राइक्लिनिक में क्या होगा, तीनों साइड्स और तीनों जो एंगल्स हैं वो अनइक्वल होंगे, वो एक जैसे नहीं होंगे और ना ही एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा। डायग्राम जो है इनको देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से जो है वो इसको हमने वो देखना है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह जब आपके रूटीन की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट होंगी तो मैं आपको बताऊंगी कि इसको आपने ड्रॉ कैसे करना है, इन शेप्स को आपने ड्रॉ कैसे करना है। अभी आप इसको सिर्फ याद कर लें, ठीक है। इनको बनाने की एक स्पेशल टेक्निक है जो इंशाल्लाह फिर आपको जो है लाइव ही बताऊंगी ताकि आपको कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग हो तो आप उसी वक्त अपनी क्लियर कर लें। ईजी है, डायग्राम बनाना कोई मुश्किल नहीं है, बस ये है कि 2-3 बातों का आपको ख्याल रखें। फिर मैं आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बताऊंगी, साथ में आपको इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। तो अभी आपने इस टॉपिक से क्या याद रखना है कि इनकी डेफिनेशन नाम याद कर लें, ठीक है, और साथ में ये भी याद कर लें कि हमारे पास इसके एंगल्स और साइड्स जो है उनका क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। इसके बाद एक टेबल बना हुआ है आपकी बुक में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल। ये टेबल भी आपको इसी चीज़ के बारे में शो कर रहा है जैसे हमने क्यूबिक में पढ़ा था कि जो तीनों साइड्स होती हैं और तीनों एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं और एंगल 90 डिग्री के इक्वल होंगे, ना इससे बड़े होंगे ना छोटे होंगे। टेट्रागोनल सिस्टम में दो साइड्स तो एक जैसी हैं, तीसरी जो है वो इन दोनों के इक्वल नहीं होगी, तो उसके लिए हमने ऊपर = लगा के ऊपर एक तिरछी लाइन लगा दी है कि अनइक्वल का साइन बन जाएगा। एंगल जो है वो 90 डिग्री होते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड अनइक्वल होती हैं लेकिन एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। मोनोक्लिनिक में साइड्स भी अनइक्वल हैं और दो एंगल तो 90 डिग्री के होंगे और एक एंगल 90 डिग्री का नहीं है, ठीक है। हेक्सागोनल में क्या होता है कि एक जो साइड है वो दो साइड्स तो इक्वल हैं, तीसरी अनइक्वल होगी। बॉन्ड एंगल जो है वो 120 का लास्ट में एक बॉन्ड एंगल जो है वो 120 होगा, बाकी दोनों हैं वो 90 डिग्री के होंगे। और रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल शेप में क्या होगा कि तीनों साइड्स तो इक्वल हैं लेकिन जो बॉन्ड एंगल है वो लाई करेगा बिटवीन 90 एंड 120, यानी 90 डिग्री से एंगल बड़ा होगा और 120 से छोटा होगा। ट्राइक्लिनिक में ना साइड्स इक्वल हैं ना ही बॉन्ड एंगल इक्वल है। ये कुछ एग्जाम्पल्स आ रही हैं सामने कि किस किस मॉलिक्यूल के अंदर कैसा कैसा स्ट्रक्चर है, जैसे NaCl, NaBr डायमंड इसमें का क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और अगर ग्रेफाइट का देखें हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, और शुगर का कैसा स्ट्रक्चर होता है, मोनोक्लिनिक होता है, आयोडीन का ऑर्थोरोम्बिक है। इस तरह से आपने इसमें से एटलीस्ट दो एग्जाम्पल जो हैं वो कर लेनी है, ठीक हो गया। तो ये आपका अभी तक का लेक्चर है इंशाल्लाह, इसको अच्छे तरीके से कर लीजिएगा और ये टेबल ज़रूर करना है। यूनिट सेल की डायग्राम बार बार बना कर देखनी है और जो है ना अपनी रिवीजन जो है वो साथ साथ रखें, पिछले टॉपिक्स को भी पढ़ें, रिवाइज़ करें, क्योंकि फिर आपके आते ही जो है ना एग्ज़ाम जैसे आपको कॉलेज इंशाल्लाह रूटीन में स्टार्ट होते हैं फिर हम जो है आपके टेस्ट वगैरह भी साथ में लेना शुरू कर देंगे, ठीक है। अपनी तैयारी रखें, अपना ख्याल रखें, अपनी पढ़ाई को पे बहुत ज़्यादा फोकस करें और दुआ में भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।